दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जो चैनल हमने बहुत एक छोटे से स्केल पे स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और जो सब्सक्राइबर बेस हमारा बड़ा है, जो हमें इतना सारा प्यार मिला है, सब आपकी वजह से मिला है। और ये जो जर्नी हमने बहुत जल्दी पूरी की है, जो जर्नी अभी आने वाले टाइम में और बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है। इस जर्नी के बीच में आपके जैसे बहुत से दोस्तों ने हमें बहुत बार अप्रिशिएट किया और बहुत से लोगों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, जिनका यूज करके हमने ट्राई किया कि हर बार एक अच्छा कंटेंट लेके आए, हर बार एक अच्छी वीडियो लेके आए, ताकि आपके तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और मैं हमेशा से ट्राई करता आया हूं कि आपको एक ऐसा इन्वेस्टर बना सकूं जहां पे आपको कोई और टिप ना दे, बल्कि आप अपने खुद के डिसीजन ले सको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आपको थैंक यू बोलने के बाद अब हम चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि वो 5 रेड फ्लैग कौन से हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आप एक बुरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको सब लोग बताते हैं कि एक अच्छी कंपनी चूज कैसे की जा सकती है, और उसके ऊपर शायद मैंने भी बहुत बार वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बुरी कंपनी को हम कैसे इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बुरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बहुत से ऐसे बिहेवियरल बायसेस होते हैं जो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी से एग्जिट मारने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो इससे अच्छा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक कंपनी चूज करने से पहले आप एक इन रेड फ्लैग्स को अगर आप देख लेंगे, तो मैं 100% तो नहीं बोलूंगा कि आप एक कंपनी को अवॉइड कर ही लेंगे, लेकिन हाँ, आपके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट आने जरूर लग जाएंगे अगर इनमें से कोई भी एक रेड फ्लैग आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम किसी भी कंपनी में मिलता है। तो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस लेके आते हैं जो ट्राई करते हैं आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं 5 ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में जिनको आइडेंटिफाई करके आप एक बुरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रेड फ्लैग के बारे में। और सबसे पहला जो रेड फ्लैग है वो कंपनी के लिक्विडिटी और डेट से रिलेटेड है। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट में ये दो चीजें कैसे मैटर करती हैं। तो सबसे पहले डेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेट के बारे में शायद आपको पता होगा कि जो कंपनी पैसा लेती है किसी थर्ड पार्टी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या अपने बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट है पैसे की उसको पूरा करने के लिए, और उसके बदले में उस पार्टी को वो कंपनी एक इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो दोस्तों, डेट के बारे में बोला जाता है कि डेट किसी भी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर डेट को एक पर्टिकुलर लिमिट तक लिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कौन सी कंपनी के लिए डेट की एक जो एप्लीकेबल लिमिट है, एक जो फेवरेबल लिमिट है, वो क्या होनी चाहिए। इसके बारे में आपको कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता पाएगा, इसके बारे में आपको कोई भी एनालिस्ट भी नहीं बता पाएगा। इसका डिसीजन एज ए एनालिस्ट आपको खुद से लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता सकता हूं जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस कंपनी के लिए जो उसका डेट लेवल है वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम डेट लेवल की बात करें तो डेट लेवल हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। कुछ इंडस्ट्री में हो सकता है कि जो डेट का लेवल है, डेट टू इक्विटी रेशो है, वो शायद 0.1 की भी ज्यादा हो, और किसी इंडस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है कि डेट टू इक्विटी रेशो अगर 1 की है वो भी कम हो। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि डेट रेशो कितना है, तो दोस्तों अगर आपको अब देखना है कि उसका जो डेट इक्विटी रेशो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अच्छा है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसके कॉम्पिटिटर्स में 5 या 10 कंपनीज को उठा सकते हो, उनका एवरेज डेट टू इक्विटी रेशो निकाल सकते हो, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि उसका डेट इक्विटी रेशो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है। तो नॉर्मली माना जाता है कि डेट टू इक्विटी रेशो उस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर कम है तो ठीक है, अदरवाइज सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक और पैरामीटर देख सकते हो डेट के कंपैरिजन में। अब मान लो कि किसी कंपनी एक डेट लिया, तो वो कंपनी डेट क्यों लेगी? वो कंपनी डेट लेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए। अगर उसका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे से बढ़ रहा है, उसका अगर प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है, तो एक ठीक बात हो सकती है कि कंपनी ने डेट लिया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन अब मान लो कि किसी कंपनी ने डेट लिया पिछले एक क्वार्टर में और उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, और अगले क्वार्टर में कंपनी ने और ज्यादा डेट ले लिया जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट और ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हुआ। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा, लेकिन डेट वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, तो इस केस में आपको थोड़े से चौकन्ना हो जाना चाहिए। आपको उसको एक रेड फ्लैग मान के ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर बचना नहीं चाहिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा
कि आपको थोड़ा और डीपर एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। अब दोस्तों डेट के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपनी में, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है कि कंपनी के पास इतना कैश, कितना पैसा है जिसको वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करके यूज कर सकती है। और लिक्विडिटी किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए आप कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को देख सकते हैं कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके। और नॉर्मली हमेशा आपको देखना चाहिए कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लिक्विडिटी को चेक करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डेटर साइकिल। अभी डेटर साइकिल क्या होता है और आपको क्या बताता है? अब मान लो कि मैं कंपनी को ऑन करता हूं और मेरी कंपनी शूज बना के बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करती है। अब अगर कंपनी में लिक्विडिटी अच्छी होगी तो मेरे पास ज्यादा पैसा रहेगा और मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा। और लिक्विडिटी कैसे अच्छी हो सकती है? अब मान लो कि मैं अपना शूज बना के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता हूं और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर 5 दिन के अंदर मेरा पैसा वापस कर देते हैं। तो डेटर साइकिल बताता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको कंपनी अपना माल सप्लाई कर रही है वो कितने दिनों में कंपनी का पैसा वापस करते हैं ऑन एन एवरेज। अब मान लो कि कंपनी का डेटर साइकिल बहुत बड़ा है, मतलब कि कंपनी को अपने सप्लायर से पैसा वापस मिलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उस केस में कंपनी में एक लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है। और जब भी लिक्विडिटी क्रंच होता है किसी भी कंपनी में तो उसके प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ता है और उस इंपैक्ट को कम करने के लिए कंपनी और डेट लेती है। और डेट लेना आपको पता ही है कि किसी भी कंपनी के लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। चलिए बात करते हैं सेकंड रेड फ्लैग के बारे में जो प्रमोटर होल्डिंग से रिलेटेड निकल के आता है। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग के बारे में आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके पता चल सकता है, जो आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जो उसके प्रमोटर्स हैं, जो उसके ओनर्स हैं, उनकी कितने परसेंट की हिस्सेदारी है। और नॉर्मली दोस्तों इंडस्ट्री में माना जाता है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है तो उसको एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसके बेस पे इन्वेस्टमेंट करना भी गलत होगा। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग होता है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज होती है प्रमोटर प्लेजिंग के नाम से, जो बताती है कि एक प्रमोटर ने अपने कितने परसेंट शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो यहां से पता चलता है कि अगर प्रमोटर को मान लो पैसे की जरूरत है तो अपने कंपनी के शेयर्स को अब गिरवी रख के वहां से पैसा उठा सकता है। तो दोस्तों अगर किसी भी कंपनी के केस में उसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार प्लेज में बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। आपको थोड़ा सा डीपर इन्वेस्टिगेशन और करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि जो प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है वो कितने टाइम के लिए प्लेज किया है और उसके पैसे को कैसे यूटिलाइज करने वाला है। और अगर प्लेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको एक रेड फ्लैग मान के आपको थोड़ा डीपर एनालिसिस करने के बाद ही ऐसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रहा है बहुत बड़े परसेंट से, मतलब कि प्रमोटर उस पर्टिकुलर कंपनी से एग्जिट कर रहा है, तो वहां पे भी आपको एक थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर देखना चाहिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रमोटर वहां से एग्जिट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत जगह पे कुछ रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस होते हैं जिसकी वजह से प्रमोटर को अपनी होल्डिंग को कम करना पड़ता है। तो उन केसेस को आप छोड़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम क्यों किया, उसके पीछे उन्होंने रीजन क्या दिया, जस्टिफिकेशन क्या दिया। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप वहां पे एक अच्छा डीपर एनालिसिस करें, पूरे रीजंस को देखें। अगर आपको वहां पे जस्टिफिकेशन मिलता है कि उसके पीछे एक कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट था या कंपनी का कुछ एक जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया या प्लेज किया, तो ठीक है। अदरवाइज उसको एक रेड फ्लैग मान के एक डीपर एनालिसिस करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए बात करते हैं तीसरे रेड फ्लैग के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी बैंक या लैंडिंग इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। और इस रेड फ्लैग का नाम है एनपीए, जो आपको बताता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसके बारे में शायद मैंने आपको हर बैंकिंग की वीडियो में बताया होगा। तो एनपीए आपको बताता है कि अगर किसी बैंक ने कहीं पे 100 रुपीज लैंड किए हैं तो वहां से कितने पैसे उनके वापस नहीं आएंगे। तो यह आपको बताता है कि पर्टिकुलर बैंक की लैंडिंग में एसेट क्वालिटी कैसी है, मतलब कि जहां पे अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके कितने चांसेस है कि वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम एनपीए की बात करें तो रिसेंट के टाइम में एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर कोई बैंक मान लो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लैंड कर रहा है, बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, तो आपको लगेगा कि वो बैंक बहुत अच्छा है, मुझे वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब जो बैंक की कोर इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर निकल के आती है। अब मान लो कि बैंक को वहां से इंटरेस्ट भी आना बंद हो गया और बैंक का वहां पे पैसा भी डूब गया, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि बैंक के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आ जाएगा।
तो इसलिए एनपीए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग होना चाहिए। अगर किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट का एनपीए बहुत अच्छे अमाउंट से बढ़ रहा है, जैसे कि यस बैंक के केस में हुआ था, जब यस बैंक एक टाइम पे 300 पे ट्रेड करता था, उसका एनपीए कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, क्योंकि जो उनका एसेट क्वालिटी था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, जिसके चलते वहां पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा, और जहां पे हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग सेक्टर में आपको एनपीए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका पुराना रिकॉर्ड देख लें कि उसने कहाँ पे पैसा लैंड किया हुआ है, उसका कॉर्पोरेट में कितना पैसा गया है, उसका रिटेल में कितना पैसा गया है। और नॉर्मली माना जाता है कि जिस बैंक का रिटेल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उस पर्टिकुलर बैंक का एनपीए कम होता है, और कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा एनपीए बढ़ जाता है। तो इन चीजों के ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, पूरा अच्छे से एनालिसिस करें जब भी आप किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसको एक रेड फ्लैग देख के ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर की। अब मान लो किसी एक कंपनी का लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आया है, उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसे केस में आपको ऐसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि उसका रिसेंट के क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखना चाहते हैं और एनालाइज करना चाहते हैं कि उसने क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया, तो आप उसके पुराने 3 साल के रिजल्ट को देखें। और एक क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट को देख रहे हैं, मान लो आपने क्वार्टर 4 के 2021 के रिजल्ट को देखने चाह रहे हैं, तो आपको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करना चाहिए। अब मान लो कि मैंने अभी मार्च के रिजल्ट को देखा, तो उसको मैं दिसंबर के साथ कंपेयर कर सकता हूं, लेकिन बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पे सीजनल बिजनेस होता है। अगर मैं सीजनल बिजनेस की बात करूं, तो मान लो एक कंपनी है जिसका जब मार्च क्वार्टर होता है तो वहां पे सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो अगर आप वहां पे मार्च वाले क्वार्टर को दिसंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक ट्रू पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी। और आप हमेशा किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट को एनालाइज करते टाइम, मान लो अगर आप मार्च 2020 के रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो मार्च 2019 के रिजल्ट के साथ कंपेयर करें, ताकि जो सीजनैलिटी होती है किसी भी बिजनेस में आप उसको काउंटर बैलेंस कर सकें और आपको एक ट्रू पिक्चर मिल सके कि कंपनी का अर्निंग कैसा है। और अर्निंग एनालाइज करते टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बहुत अच्छे से देखें, सिर्फ प्रॉफिट देके किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। अब हो सकता है कि किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो किया, लेकिन उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं था, तो उस केस में कंपनी में बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने रुचि सोया के बारे में सुना होगा, हमने उसके ऊपर एक केस स्टडी भी किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों जब रुचि सोया डीलिस्ट हुई थी वापस से लिस्टिंग होने से पहले, तो वहां पे सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग देखा गया था उस कंपनी के केस में, जब वो एनसीएलटी में गई थी उससे पहले यही देखा गया था कि कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम था, 2 से 3% के आसपास। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो आपके लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए। इस रेड फ्लैग को आपको बहुत सीरियसली एनालाइज करके उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट रेड फ्लैग के बारे में। तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी कंपनी के लिए उसके क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर को बताते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। और बहुत बार ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि कंपनी अपने जो क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट होते हैं उसको डिले करना स्टार्ट कर देती है। और जब भी अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो और आपको वहां पे लग रहा है कि कंपनी जानबूझ के बार बार अपने एनुअल रिजल्ट्स को डिले कर रही है, तो वो भी एक रेड फ्लैग की तरह काम कर सकता है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल सिनेरियो में कोई भी अगर आप एक अच्छी कंपनी को उठा के देख लेंगे, तो वो अपने एनुअल रिजल्ट्स को कभी भी डिले नहीं करती। जब भी उनकी मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, उसके बाद तुरंत आपको एनुअल रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके एनुअल रिजल्ट टाइम पे आ रहे हैं या नहीं टाइम पे आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस को काफी तरीके से चेंज कर देती हैं। तो अगर आप किसी भी एनुअल रिपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी यूज कर रही है और किस तरीके से वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रही है और किस तरीके से वो अपने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर रही है। और अगर मान लो कि किसी भी कंपनी ने बहुत जल्दी जल्दी अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर रही है सिर्फ प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए, तो वो एक रेड फ्लैग समझ के आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी कोई भी कंपनी कैसी यूज करती है, तो वो आपको एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप एनुअल रिपोर्ट के नीचे जाएंगे तो कंपनी बहुत डिटेल में आपको बताती है कि उनका रिवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी कौन सी है, उनका डेप्रिसिएशन पॉलिसी कौन सी है अकाउंटिंग के अंदर। तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं। और अगर एक कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती है, अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिले करती है, तो वहां पे रेड फ्लैग समझ के ऐसी कंपनी में डीपर एनालिसिस करने की जरूरत है।
तो दोस्तों जो हम आज की वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। अगर हमने एग्जांपल में किसी भी कंपनी का नाम लिया है तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया है। हम किसी भी कंपनी को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा रेड फ्लैग आपने पहले यूज किया है और उसके बेस में कौन सी कंपनी उस रेड फ्लैग के अंदर निकल के आती है। आप हमें ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।